कार्य होता है। ऐसे पत्रकार महोदय हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। धन्यवाद। कैमरा में फोटो चल रही तो हमारे सालाग्राम जी शिक्षक महोदय से निवेदन चलता है, कैमरा में फोटो भी आ जाए। वो नहीं है, दूसरा तो करो बंद, चलो तो काट दूँ। स्वागत की से आग्रह करता हूँ। हमारे सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय प्रेम जी का माला और साफा बंधा करके स्वागत करें। स्वागत के इस योग्य कहाँ जो स्वागत करे श्रीमान का, स्वागत तो किया था भीड़ ने बैरों से प्रभु श्री राम का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे ग्राम पंचायत सचिव महोदय आदरणीय प्रेम सिंह जी दांगी साहब भी यहीं पर विराजमान हैं। आदरणीय प्रेम सिंह जी ग्राम पंचायत भाटखेड़ा में पहुंची हैं और इस यात्रा के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र के विभिन्न नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारी गण यहाँ पे पहुंचे हैं, तो मैं इस यात्रा के माध्यम से मेरे को भी मेरी एक छोटी सी समस्याओं की जो बात रखने का अवसर जो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ पर 2-3 जो समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, तो मेरा निवेदन है। तो इस कड़ी में सबसे पहले जहाँ पे हम विराजमान हैं, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, जिस भूमि पे हम बैठे हैं, भाटखेड़ा पंचायत में एकमात्र स्थान यही बचा है जहाँ पे कोई आयोजन हो सकता है, कार्यक्रम हो सकता है, कोई गतिविधि हो सकती है। इस पे भी अतिक्रमण किया जा रहा है, इसको भी छोटा किया जा रहा है। यहाँ पे स्कूल है, स्कूल एक मंदिर होता है, पंचायत भवन है, तो इसकी बाउंड्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे गंदगी बहुत हो रही है और जगहों पे भी अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधि से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल के लिए मेरी मदद करें। कोई सी भी योजना के द्वारा यहाँ पे बाउंड्री वॉल सैंक्शन करवाएं। ये पहली प्राथमिकता है ग्राम पंचायत की गारंटी, तो उसमें ये कार्य भी हो सकता है। अब इस कड़ी में मैं सबसे पहले वक्ता के रूप में हमारे महामंत्री और वरिष्ठ कार्यकर्ता बद्रीलाल जी रजक साहब से निवेदन करता हूं कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें कौन कौन सी योजना चल रही है, इस पर आप प्रकाश डालें। बद्रीलाल जी रजक साहब। आज ग्राम भाटखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पधारे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व मंडी अध्यक्ष आदरणीय रामगोपाल जी दांगी साहब, हमारे मंडल के महामंत्री एवं सरपंच महोदय आदरणीय राम बाबू जी नागर साहब, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई परवीन जी विशालिया, हमारे नगर पंचायत के पार्षदगण भाई शकील भाई, घनश्याम जी पाटीदार, राजेश जी कुशवाहा, हमारे देवली सांगा के सरपंच साहब आदरणीय गोपाल जी पाटीदार, जनपद सदस्य आदरणीय भाई साहब राधेश्याम जी राजौरे जी, रामचरण जी दांगी जी, इस गांव के पटेल साहब आदरणीय प्यारेलाल जी पटेल बा, बद्रीलाल जी दांगी जी, बिना गांव के पटेल साहब, हमारे स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ साहब आदरणीय श्री के.एन. बिलवारे जी डॉक्टर साहब, हमारे टप्पा छापेड़ा के नायब तहसीलदार महोदय आदरणीय मैडम, इस गांव के सरपंच महोदय आदरणीय प्रेम सिंह जी और मेरे प्रिय मित्र प्रेम सिंह जी दांगी जी, उद्यानी विभाग के अधिकारी हमारे गौर साहब,
पीएचई विभाग से आदरणीय सेन साहब, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, नगर से पधारी सभी माता बहनें, नगर से पधारे सभी वरिष्ठ जन, नागरिक बंधु। आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना पूरे भारतवर्ष में चला रखी है, उस योजना को आप तक पहुंचाना, आप में से बहुत सारे हितग्राही जो पात्र हैं, किसी कारण से अगर वो छूट गए हैं तो उनको लाभ दिलाना। ये गांव पे जो चौपाल लगाई जा रही है, ये सारे लोग जो आए हैं, ये इसीलिए आए हैं कि हमारे गांव का अंतिम छोर का व्यक्ति जो गरीब है, जो पीड़ित है, और जो पात्र होने के बाद भी अगर किसी योजना से छूटा है तो वो उस योजना का लाभ ले। ये अधिकारी आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करें। किसी कारण से अगर आपकी पेंशन नहीं जुड़ रही है तो उसमें क्या समस्या है, यहीं पर आपका निदान होगा। हम यहाँ आवेदन देंगे और हमारी समस्या बताएंगे, तत्काल आपका यहाँ पर निकाल होगा और आपका कार्य किया जाएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास से अगर कोई वंचित है, वो पात्र है, तो वो भी आवेदन कर सकता है। मतलब शासन की जितनी भी योजनाएं चल रही है, अगर हम कहीं ना कहीं वंचित है तो उसका लाभ मिलेगा हमें, और हम यहाँ आवेदन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठेंगे, अधिकारी आपके घर आएंगे और आपका काम करेंगे। मित्रों, इस बात का हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जब तक हम माँ भी बिना मांगे तो दूध नहीं पिलाती है। हम कहते हैं कि हमारा फलाना सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा साहब, मंत्री हमारा काम नहीं कर रहा साहब, लेकिन हम जाएंगे नहीं। अभी बंटवारा है और बंटवारे के लिए अगर हम फाइल नहीं लगाएंगे, केस नहीं बनाएंगे और माननीय अधिकारी पर बैठे बंटवारा नहीं होगा। और जब आते हैं, सारा समुच्चय आता है और हम शिकायत करते हैं श्रीमान कि हमारा ये काम नहीं हुआ, लेकिन जब तक हम आवेदन नहीं देंगे, उस प्रक्रिया को पूरी नहीं करेंगे, जब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। तो मेरा तो आपसे एक ही अनुरोध है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जब इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हम लोगों के लिए चला रहे हैं तो हम भरपूर उसका लाभ उठाएं। अभी बीच में एक अफवाह फैला दी थी कि माननीय मामा जी तो गया, मामा जी तो मुख्यमंत्री बदल गया, सारी योजना बंद कर देगा। लाडली बहनों ने भी ना बंद होगी और इसमें इजाफा मिलेगा और अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जाएगी। मित्रों, तो मेरा तो आपसे एक ही है निवेदन कि हम किसी अफवाह में नहीं आए। योजनाएं कोई बंद नहीं होगी, सारी योजना का आज तक सन 1947 से जब से देश आजाद हुआ, राजाओं सर्वोच्च निवेदन है कि मां सरस्वती की पूजा अर्चन कर माल्यार्पण करें। आदरणीय अतिथि महोदय, अतिथि महोदय द्वारा मां सरस्वती का पूजन अर्चन चल रहा है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरति मय पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, बुद्धि विनाशाय ज्योति नमस्तुते। काम पटेल से चल रहे काम से सबको जाओ फोटो को आयो। हमारे अतिथि महोदय द्वारा मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया जा रहा है। गांव के समस्त बंधुओं से और माताओं से निवेदन है कि सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। गांव के समस्त जनों से निवेदन है कि सभी यथा स्थान बैठ जाएं। हमारे अतिथि महोदय हमारे देश और हमारी संस्कृति की परंपरा है अतिथि देवो भव। अतिथि देव बने होते हैं और हमारे अभी हमारे आचार्य जी ने बताया कि अतिथि देवतुल्य होते हैं, अतिथि देवो भव। इसी कड़ी में
बालचंद जी दांगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, कोषा अध्यक्ष का दायित्व भी है, जिला कोषाध्यक्ष का, उनका स्वागत श्याम दादा द्वारा साफा बंधाकर किया जा रहा है। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं देवीलाल जी नेताजी को। देवीलाल जी नेताजी आप आए और हमारे पूर्व मंडी अध्यक्ष महोदय राम गोपाल जी दांगी का साफा बंधाकर स्वागत करें। देवीलाल जी नेताजी हमारे बीच में महामंत्री तथा विभिन्न पदों का दायित्व निर्वहन करने वाले ऐसे जुझारू कार्यकर्ता बद्रीलाल जी रजक, मैं गणेश जी से निवेदन करता हूँ कि आप जाएं और बद्रीलाल जी रजक उनका साफा बनाकर माल्यार्पण कर स्वागत करें। बद्रीलाल जी रजक जो विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हैं और अपनी कर्मठता का परिचय भी देते हैं। अगर कोई सा भी काम हो तो जब तक काम करवा नहीं दे तब तक उनको चैन नहीं आता है। जैसे कार्यकर्ता भी हमारे बीच में मौजूद हैं। इसके बाद में मैं आमंत्रित करता हूँ जगदीश जी हाल साहब। जगदीश जी हाल साहब आप आए और हमारी चापेड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय उनका साफा बनाकर स्वागत करें। जगदीश जी विजय सिंह जी नागर साहब से निवेदन करता हूँ, विजय सिंह जी नागर साहब आप पधारे और राधे श्याम जी पाटीदार जी पूर्व पार्षद महोदय आप उनका साफा बनाकर स्वागत करें। विजय सिंह जी नागर जो आरएसएस के दायित्व को निभाते हैं, आरएसएस में ये कर्मठता के साथ सेवा देते हैं। यात्रा में ग्राम पंचायत सिकंदरी के सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पे विराजमान है। तो मैं निवेदन करता हूँ रामेश्वर जी दांगी से, रामेश्वर जी दांगी आप हमारे राम बाबू जी नागर का साफा बनाकर स्वागत करें। लपेटते जाओ और कहीं हमारे बीच में लपेटते जाओ हमारे लपेटो बहुत अच्छे बंद। हाँ बढ़िया बन गए। मार्गदर्शक टाइट होकर लपेटते जाओ, ग्राम पंचायत भाटखड़ा लपेटो लपेटते जाओ। जिम्मेदारी निभाने सरपंच दुर्गा प्रसाद जी का साफा बनाकर स्वागत करे। प्रभुलाल जी नागी साहब हाँ लगा आंटी लगा ऊपर टाइट कर, ऊपर कर दो। ये बात बहुत अच्छे तो बांध दी। हमारे प्रभुलाल जी दांगी साहब द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे पंचायत व हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य महोदय राधे श्याम जी दांगी वो भी विराजमान है। मैं विजय सिंह जी नागर साहब से निवेदन करता हूं कि राधे श्याम जी जनपद साहब का साफा बनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में चापेड़ा नगर पंचायत के पार्षद महोदय शकील जी भी विराजमान हैं। मैं सूरज नागर से निवेदन करता हूं, सूरज जी मेंबर साहब आप आए और शकील जी पार्षद साहब का साफा बनाकर स्वागत करें। कर्मठ जुझारू व आम आदमी पार्टी से टिकट मिल गया था, उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे शख्स भी हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं जगदीश जी से कि आप ऐसे जुझारू कार्यकर्ता का साफा बनाकर स्वागत करें, जिन्होंने त्याग और बलिदान की भूमिका निभाई है, लोगों को बताया है कि त्याग क्या होता है, त्याग कैसे किया जाता है।
टिकट मिलने के बावजूद उनने उसको छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और मार साहब को चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे बीच में राजेश जी पार्षद महोदय भी विराजमान है। आप उनका अनोख सिंह जी से निवेदन करता हूं कि उनका साफा बनाकर स्वागत करें। इसी के साथ स्वागत की बेला में हमारे जुझारू जनपद सदस्य जो स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी पंचायत के उप सरपंच महोदय भी विराजमान है। आप पधारे और बद्रीलाल जी दांगी मीना गांव वाले का साफा बंधाकर स्वागत करें। हरि प्रसाद जी नागर उप सरपंच ग्राम पंचायत भाटखेड़ा के द्वारा हमारे नेताजी बद्रीलाल जी दांगी मीना गांव वाले का स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में गांव के मुखिया पटेल प्यारेलाल जी भी विराजमान हैं। तो मैं बालचंद प्रजापति जी को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और प्यारेलाल जी पटेल साहब का साफा बंधाकर स्वागत करें। बालचंद जी प्रजापति। प्रतिनिधि के साथ साथ जो अधिकारी और कर्मचारी, ये लोकतंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी भूमिका के बगैर, इनका दायित्व लिए बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे अधिकारी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं इस कड़ी में सबसे पहले हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से निवेदन करता हूं, जो समझदार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप उठें और हमारी तहसीलदार महोदया विराजमान है हमारे बीच में। हमारे तहसीलदार महोदया का स्वागत किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे चाकेड़ा वर्तमान में खिलचीपुर स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं। खिलचीपुर करता हूं अनोख सिंह जी को कि हमारे डॉक्टर महोदय फिलवारे जी का साफा बंधाकर स्वागत करें। ऐसे चर्चा करते रहते हैं। हमेशा भाटखेड़ा पंचायत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी अगर बीमारी हो, कोरोना के समय में हमने काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने अपने जीवन को उस पे लगाते, दांव पे लगाते हुए कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं करूं, इलाज नहीं करूं, कोरोना चल रहा है। हमेशा हर समय हर पल उन्होंने मदद की है। मैं इसी कड़ी में हमारे रंगलाल जी नागर से, जो कि पूर्व उप सरपंच हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप आए और हमारे जो पटवारी जी विशाल जी जायसवाल जी, उनका साफा बंधाकर स्वागत करें। उद्यानिकी विभाग से जो हमेशा किसी भी योजना को धरातल पर लागू करवाने के लिए हरदम प्रयास करते हैं और लागू करवाते भी हैं। हमेशा कहते रहते हैं योजना चल रही है, पंजीयन करवाइए। ऐसे अधिकारी भी हमारे बीच में हैं। गौर साहब, तो मैं
हरि उप सरपंच महोदय से निवेदन करता हूं कि साफा बंधाकर हमारे गौड़ साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में पीएचई विभाग से सेन साहब भी मौजूद हैं, जो बिना कहे कोई भी व्यक्ति फोन लगाते चाहे, यदि उनके उसमें है तो वो 8 बजे 6 बजे शाम को 6 बजे हर समय अपनी सेवा उपलब्ध करते हैं। ऐसे अधिकारी के लिए जगदीश जी हाल से निवेदन करता हूं, जगदीश जी हाल आप हमारे सेन साहब का साफा बंधाकर स्वागत करें। पीएचई अधिकारी हमारे सेन साहब का साफा बंधाकर स्वागत करें। युवा डॉक्टर, होनहार डॉक्टर जो हमारी पंचायत में हमारे गांव में हमेशा सेवा देते रहते हैं, ऐसे युवा डॉक्टर भाई संजय दांगी के स्वागत के लिए किसी भेदभाव के और होना भी चाहिए। डॉक्टर के लिए कोई वर्ग, कोई समुदाय, कोई जाति ऐसी कुछ भी नहीं होती है। सब युवा डॉक्टर जो सेवा देते रहते हैं। हमारे स्वागत की इस बेला में लाल जी दांगी भी विराजमान है। मैं अनोख सिंह जी से निवेदन करता हूं कि गोपाल जी चौधरी को बुलाएं और गोपाल जी चौधरी से उनका अच्छा गोल साफा बंधाकर स्वागत करें। हमारे चौधरी साहब, हमारे इंजीनियर महोदय कहीं आड़ में जाके बैठ गए हैं, तो मैं निवेदन करता हूं इंजीनियर महोदय से सामने पधारें। और हमारे पूर्व आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इंजीनियर महोदय का साफा बंधाकर राम प्रसाद जी दांगी द्वारा स्वागत किया जाए। हमारे इंजीनियर महोदय श्रीमान प्रकाश जी यादव, स्वास्थ्य विभाग से ही यही कहीं विराजमान है। आप पधारें, आपके बगैर हमारा कार्यक्रम अधूरा रहता है। मेरे को चिंता हो रही थी तो आपने बताया कि नहीं लाइट चालू हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पधारें और आपके स्वागत के लिए मैं सालग्राम जी शिक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि आप साफा बनाकर हमारे लाइनमैन साहब का स्वागत करें। सालग्राम जी शिक्षक महोदय, उनके द्वारा हमारे लाइनमैन साहब का स्वागत किया जा रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो जाने जाते हैं, ऐसे पत्रकार महोदय विष्णु प्रसाद जी और रामेश्वर जी, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये हमारे बीच में विराजमान हैं। तो मैं रामेश्वर जी और अनोख सिंह जी से निवेदन करता हूं कि विष्णु प्रसाद जी और रामेश्वर जी दोनों ओजस्वी वचनों को सभी गांव के गणमान्य नागरिकों ने सुना। सभी जो योजनाएं संचालित की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गारंटी की जा रही है, वास्तव में अच्छी योजनाएं हैं और इनका लाभ मिलना चाहिए। इनका लाभ गांव के नागरिकों को मिलना चाहिए। मैं आगे के वक्ता से पहले मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे जनपद सदस्य महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है। मेरा निवेदन है कि हर दिन मेरे पास 10-20 महिलाएं आती हैं, बोलती है कि हमें लाडली बहन के पैसे नहीं मिल रहे हैं।
हमें लाडली बहनों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारा नाम लाडली बहना में जोड़ो। रोज सभी प्रतिनिधि महोदय से इनसे कुछ नहीं हो सकता जब तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाडली बहनों की साइट नहीं चालू की जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही साइट चालू होगी मैं गारंटी लेता हूँ एक भी महिला ग्राम पंचायत भाटखेड़ा में लाडली बहना योजना से वंचित नहीं रहेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसी कड़ी में मैं पूर्व मंडी अध्यक्ष महोदय माननीय राम गोपाल जी डांगी साहब से निवेदन करता हूँ कि आप बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमारे ग्राम भाटखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर हमारे ग्राम भाटखेड़ा में इसमें हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय श्री बालचंद जी भाई साहब, परम सम्मानीय श्री बद्रीलाल जी पार्षद जी छापियाड़ा और छापियाड़ा के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी प्रवीण जी, सम्मानीय नागर साहब, सम्मानीय सभी का कहना है कि सम्मानीय मंच से बोल दो। एवं फिर भी हमारे यहाँ ग्राम भाटखेड़ा में अधिकारी के रूप से पधारी हुए हमारी परम सम्मानीय तहसीलदार महोदय जी, मैडम जी, परम सम्मानीय डॉक्टर साहब श्री गिरवारे जी, श्री पटवारी जी, इंग्लिश साहब ये विभाग से पधारे हमारे विद्यालय के विभाग से पधारे सम्मानीय गौड़ साहब और सभी जनपद सदस्य महोदय राधेश्याम जी भाई, ये सभी जनपद सदस्य जी, ये बेटिया बिना गाँव वाले बद्रीलाल जी पटेल साहब, प्यारेलाल जी, राय सिंह जी एवं देव सिंह जी। हमारा सभी का आने का एक ही मकसद है कि हमारे गांव में जो भी समस्याएं हैं पूर्व में बहुत से निपट भी गए हैं, लेकिन जिनकी समस्याएं हैं आज सभी विभाग के अधिकारी हमारे यहाँ मौजूद है। अपना आवेदन लिख के यहाँ देवे, निश्चित ही उनका कोई समाधान होगा। अभी जैसे सरपंच साहब ने अभी बताया था कि लाडली बहने वाले हमारे पास रोजाना आते हैं, इसका भी सभी बहनों का आवेदन लिए जाएंगे और आपके नाम भी इसमें तुरंत जुड़ जाएंगे। और भी विभागों से संबंधित जो भी अभी ऊपर आए थे जयनारायण जी, उनके गरीबी अपना है नहीं तो जयनारायण ये होगा, आवेदन लिख रहे तो आप समस्या जो भी पुराना नंबर छूट जाएगा तो आपसे निवेदन है थोड़ा ध्यान देके उनका गरीब आदमी है बेचारो, साल 2 साल से दौड़े हुए तो निपटारा कर दीजिए वो भी। और सभी से और भी विभाग से संबंधित जो भी समस्या है निसंकोच होकर आप बताइए। सरपंच साहब है बताओ, नहीं हो तो मैं बताओ, मुझे रोज ये गाँव में रिकॉर्ड है। जो भी गरीब लोगों की जो समस्या है आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। अब बेटे आया जल निगम हमारी सबसे बड़ी समस्या जो कल तो जल निगम पहुंच गया गाँव पटवारी जी गणे मैडम लाइन है पानी दोनों तालाब में पानी छूटा सकते हैं, इस तालाब में भी छूट जाती है, इस तालाब में भी छूट जाती है। निवेदन भी करा था मैं तालाब में पानी पर आज आप अपनी रिपोर्ट वहाँ देना इंजीनियर साहब में ये शिकायत की इंजीनियर तो देखो तो निगम वाले तो गेहूं के पानी में गेहूं की फसल में पानी काम आ सके तो आप नोट करके आप बताना एटीएम साहब को बताना। इंजीनियर साहब है सर, सभी से एक निवेदन है कि जो भी समस्या हो निसंकोच होकर आप सरपंच साहब को बताइए, मुझे बताइए, नहीं तो अपने जनपद में जाकर बताइए, निश्चित इन समस्याओं का हल होगा। राय सिंह जी कराट रहे करके ट्रांसफार्मर भी जल को चलाई ट्रांसफार्मर लाइट भी 2 दिन का
ट्रांसफार्मर जरूरी है कि कल भी बात हुई थी, मैंने नोट करवा दियो। उसकी भी समस्या हो जाएगी। सुपरवाइजर साहब को बताइए कि गड़बड़ी नहीं है, कर्मचारी तो ब्यावरा कला से होगा। अरे राम प्रसाद बैठ जा, तू गिरे अभी होगी सब। एक और यह गाया के अपने प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत आ रही है वो भी बताओ। अगर हमने गाया बिरयानी से परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है नी? अरे ओ अजब साहब काम बन गया तो काम में नल नहीं दे रहे हैं आपको ये तो कुछ लगता नहीं है यार। अरे नल वाले जल निगम वाला ही की तो बात है। कौन जल निगम वाला कौन है? पीएचई वाला है, कोई पीएचई वाला है कि नहीं? कौन कर्मचारी है? व्यवस्था है होगी उसके बाद ये तो हेल्पर वाला ही है केवल। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने बताया कि कोई भी समस्या हो तो सरपंच को अवगत कराए, नहीं तो मैं भी यही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान देते हैं। आपने जो गौशाला में गाय रुकवाने का जो पूछा है, तो मेरे निवेदन समस्त ग्रामवासी से है कि मेरे को बने हुए 18 महीने हो चुके हैं। 18 महीने में मात्र 2 बार राशि आई है। दोनों बार की राशि मिलाकर 2,45,000 रुपए होते हैं 18 महीने में। ये स्थिति गौशाला की है। जब मैं गांव के लोगों से निवेदन करता हूं कि ट्रैक्टर मेरा चले, आप सिर्फ जो कुछ वेस्टेज सूखला है, कुछ बचा हुआ चारा है, आप उस ट्रैक्टर में रखवा दें। मैंने अलाउंस भी करवाया, मैंने गांव के लोगों से निवेदन भी किया, पर गांव का व्यक्ति का सिर्फ एक ही शब्द होता है कि आगे से पैसे आ रहे हैं, हम क्यों दें। तो मैं निवेदन करता हूं सभी कर्मचारी महोदय बोलते हैं कि 100 गायों के अलावा आप बाहर भगा दें, तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। ये भी नहीं हो सकता है कि 100 गायों को अंदर करे, बाकी 150 गायों को बाहर घूमने दे। तो मेरा निवेदन यूं है, मेरा निवेदन के लिए तैयार हूं गौशाला के लिए, पर थोड़े दानदाता भी आगे आए। दानदाता आगे आकर बोले कि हम मदद करना चाहते हैं। वो खेत पे बैठे हैं, रात भर भी बैठते हैं, पर मैं यदि उनसे निवेदन करता हूं कि आप चलो यार एक ट्रैक्टर भरवा लो, बोले कि मेरे घर में दूसरा दूसरे भरते हैं, मैं क्यों भरवाऊं। तो ये ऐसी समस्याएं हैं, सहयोग की अपेक्षा है। यदि गांव सहयोग करता है तो मैं गायों को कल ही रोक दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 250 गायें हैं, क्षमता 100 गायों की है, मात्र 100 गायों के 2 बार पेमेंट आया है। ये स्थिति है गायों की, फिर भी मैं तैयार हूँ। मैंने बापूदा को दिए 39,000 रुपए, तो 3 महीने के 13,000 रुपए महीने थे। दूसरा बापूदा और हरका था, उन्हें दिए हैं मैंने कम से कम 70-80 हजार रुपए, तो मैंने उसमें से इनको दिए हैं। और उसके बाद में 1.5 लाख से ऊपर का मैंने शुक्ला भरा था। पूरे हाल को भर के भी 1-2 ट्रैक्टर बाहर डाले थे मैंने, पर क्षमता 250 और वहां से मिलता 100 गायों का, और मात्र 2 बार मिला अभी तक 18 महीने में। ये स्थिति है। गांव के लोगों ने खेत में जला दिया, पर उनने ये नहीं कि मेरा ट्रैक्टर चले वो उसमें डाल दे। वो तो बोलते हैं बोले आगे से पैसा आते हैं इनके, हम क्यों करें मदद। मैंने एक बार पहले भी मंदिर पे लोगों को इकट्ठा किया था कि हिसाब दीजिए मेरे से। ऐसा कोई सरपंच नहीं होगा जो खुले हैं उसमें मंदिर पे हिसाब दे। मैं हिसाब देने के लिए आज भी तैयार हूँ, पर मदद की भावना होना चाहिए। हमारे अधिकारी भी बोलते हैं, बोले कि गांव से चलाएं आप, गांव से चंदा इकट्ठा करें, गांव से सुटला इकट्ठा करें, गांव के लोगों की मदद लें। मदद के नाम पर यहाँ पर सिर्फ दाने मिलते हैं। गांव की चौपाल पे बैठ के बोलते हैं सरपंच पैसा खा गया है गायों का, ऐसे शब्द वो बोलते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप आइए मेरे से हिसाब लीजिए कितने पैसे मैंने खाए और आपने कितना दान दिया है, कितने पैसे आपने दिए, कौन सी मदद आपने करी है। आपने एक ट्रैक्टर शुक्ला भरवाया है किसी ने,
कोई हाथ खड़ा कर दे कि मैंने मदद करी एक ट्रैक्टर सुपले की। बोलना अलग होता है, काम करना अलग होता है। मेरे जो लड़के हैं वो रात में भी गाय को उठा के फेंकते हैं। रात में कोई गाय मर जाती तो मेरे लड़के जाते हैं और रात में गाय को उठा के फेंकते हैं। यदि गाय को वहां रोड पे फेंक दी जाती है तो बोले यहाँ क्यों फेंक दी, हमें बदबू आ रही है, यहाँ निकलने का रास्ता है। ये इस प्रकार की समस्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि लोग आगे आए और बिना राजनीति, बिना भेदभाव के जो कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं उसमें मदद करें, क्योंकि ये आगे और ज्वलंत होने वाली है। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं, मैं उनसे अलग से निवेदन करूंगा कि और क्या क्या समस्या है उसमें बैठ के विचार करेंगे। और आपने बोला है तो मैं गायों को 1-2 दिन में, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि 1-2 दिन में मैं उनको रुकवाऊंगा। आप गांव के लोगों से बोलें कि मेरी थोड़ी सी मदद करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसके बाद में अगली कड़ी के रूप में मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय बालचंद जी डांगी साहब, जिला कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि आप विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम हमारे गांव के समस्त नागरिकों को अवगत करवाएं, क्या क्या योजना चल रही, कैसे लाभ मिल सकता है, हमें मार्गदर्शन दे। आदरणीय बालचंद जी डांगी साहब। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हमारे ग्राम पंचायत भाटखेड़ा में विकसित भारत की संकल्प यात्रा लेकर के आपके बीच में उपस्थित हमारे नगर के वरिष्ठ नागरिक और चापेड़ा मंडी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राम गोपाल जी दांगी साहब, हमारे भाजपा मंडल चापेड़ा के महामंत्री भाई राम बाबू जी नागर साहब, चापेड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई प्रवीण जी विशालिया जी, जनपद सदस्य स्थानीय जनपद सदस्य भाई राधेश्याम जी राजोरा जी, बुगाड़ा के जनपद सदस्य श्री रामचरण जी, चापेड़ा नगर परिषद के पार्षद आदरणीय घनश्याम जी पाटीदार जी, बस महामंत्री और पार्षद भाई बद्रीलाल जी रजक, शकील भाई और राजेश जी कुशवाहा और हमारे देवली सांगा पंचायत के सरपंच भाई दुर्गा प्रसाद जी पाटीदार जी, हमारे बीच में प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में सम्माननीय तहसीलदार महोदया, हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आदरणीय डॉक्टर साहब भिलवारी जी, हमारे भाटखेड़ा सब सेंटर के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भाई संजय जी, हमारे स्थानीय पटवारी जी, कृषि विभाग के आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय गौड़ साहब उद्यानिकी से, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से आदरणीय सेन साहब, सोसाइटी से भाई शांतिलाल जी और वीएफओ श्री प्रेम सिंह जी दांगी साहब और उपस्थित सभी शासकीय विभागों के हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और उनकी सहयोगी सहायिकाएं और हमारे बीच में उपस्थित सभी साथी। जैसे यात्रा का नाम से ही उद्देश्य मालूम पड़ता है कि हम किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। इस यात्रा का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। हमारे भारत देश को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, इसका संकल्प लेने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं और ये यात्रा लगातार 20-25 दिनों से इसी संकल्प को लेकर चल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी ली है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के विश्वास पे, हम लोगों के भरोसे पे संकल्प लिया है कि मैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर रहूंगा। तो हम आगे हमारी बात रखें उसके सबसे पहले एक संकल्प पत्र है, हम शपथ लेंगे सारे, उसके बाद हम हमारे आगे की बात करेंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमारा दाहिना हाथ आगे करके हम एक संकल्प लेंगे और उस संकल्प को लेने के साथ ही हमें इस पे आज से अमल करना भी चालू करना है। मैं बोलूंगा उसी हिसाब से, उसी जैसा आप भी बोलेंगे। अपना अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। लाइनमैन साहब आप भी आगे कर लो, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा संकल्प लेने की जरूरत है कि लाइट आपकी जाती है बार-बार। अपना दाहिना हाथ आगे करके और जैसा मैं बोलूंगा वैसे आपको बोलना। हम शपथ लेते हैं कि
भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। अभी आपने जैसा है कि 2047 तक मेरा भारत देश विकसित देश बन जाए। हमारे बीच में जो पढ़े लिखे जितने भी भाई लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं कि दुनिया में अभी केवल 7 देश 6-7 देश ऐसे हैं जो अपने आप को विकसित मानते हैं और वो विकसित हैं। हमारा भारत देश आज से 10-15 साल पहले तो बहुत पिछड़ा और बहुत गरीब बहुत कमजोर देश की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन हमारे देश ने पिछले 10 वर्षों में लगातार जो उन्नति करी तो हम भी अब विकसित देश की दौड़ में सबसे आगे हैं। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और हम सब लोगों की मेहनत से दुनिया में हम 5वीं आर्थिक शक्तिशाली देशों की गिनती में आ गए। हम 5वें स्थान पर आ गए। हमारा देश दुनिया में 5वें नंबर का सबसे धनवान देश बन गया है। हमने जैसे संकल्प लिया है कि हम विकसित बनाएंगे, तो विकसित बनाने का क्राइटेरिया क्या है, हम विकसित कैसे बन सकते हैं, हम किन पहलुओं पे विकसित बन सकते हैं। साथियों, जब तक गरीब व्यक्ति, प्रत्येक गरीब किसान, प्रत्येक गरीब मजदूर के चेहरे पर खुशी नहीं आएगी, जब तक प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी के साथ साथ वो समृद्धिशाली नहीं होगा, जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, जब तक प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा देश भी विकसित नहीं हो सकता। अब उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी योजनाएं चालू करी है और मध्य प्रदेश सरकार की भी कई योजनाएं ऐसी चल रही है जिनसे गरीबों के चेहरे पर खुशी आ सकती है, जिससे गरीब अपनी कमजोरी से उभर के, गरीबी से उठ करके सुखी जीवन जी सकता है। उसके चेहरे सिर पे छत हो सकती है, उसको बीमारी के लिए, इलाज के लिए अच्छा अस्पताल मिल सकता है, उसको खाने के लिए अच्छा अन्न मिल सकता है। ये सारी तमाम तरह की योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से चल रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो जागरूक व्यक्ति होता है, जो सक्रिय व्यक्ति होता है, वो जो थोड़ा बहुत सक्षम होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वो नगर पंचायत में जाके, ग्राम पंचायत में जाके, जनपद में जाकर के, तहसील में जाकर के उन सारी योजनाओं के दस्तावेज पूरे करके और उन योजनाओं का लाभ ले सकता है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है अंत्योदय का भला करना, अंत्योदय का विकास करना। अंत्योदय मतलब इस समाज की आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, हमारे गांव में जो सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो सबसे आर्थिक रूप से कमजोर है, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, जो दलित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उस व्यक्ति तक लाभ हम कैसे पहुंचा सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के यात्रा आज आपके बीच में लेकर आए, ताकि वो व्यक्ति जो गरीब है, किसी शासकीय कार्यालय में नहीं जा सकता, ग्राम पंचायत के सचिव के पास नहीं जा सकता है, जनपद पंचायत में नहीं जा सकता है, स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में नहीं जा सकता है, ऐसे लोगों के लिए हम यहाँ आए हैं कि आप यहाँ आए और अगर आप पात्र हैं तो अपनी जिस योजना का भी आप लाभ लेने की योग्यता में आते हैं उसका आप आवेदन दें। लेकिन साथियों, अभी भी हम कहीं ना कहीं फिर भी कमजोर हो जाते हैं। अभी जैसे मेरे पास लगभग 8 आवेदन आए हैं, लेकिन सिर्फ एक सादे कागज पे आपने आवेदन दिए कि मैं प्रधानमंत्री आवास का पात्र हूँ, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। अगर आप पात्र हैं तो इसके साथ और भी कुछ कागज लगते हैं, जैसे माननीय ग्राम पंचायत के सचिव महोदय बताएंगे या माननीय पटवारी जी बताएंगे। अगर जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सम्मान निधि योजना है, जिसमें हमें 6,000 रुपये मोदी जी के यहाँ से आते हैं और 6,000 रुपये राज्य शासन से आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ है कि साहब मुझे किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है,
तो उसका एक सादा कागज लिखने से काम नहीं चलेगा। आपकी जमीन की खसरा नकल की फोटोकॉपी, सर्वे नंबर क्या है उसके खसरे की नकल, आप कहाँ के निवासी है उसकी जो परिवार आईडी की एक कॉपी, आपका आधार कार्ड या आपका वोटर कार्ड, ये सारे दस्तावेज अगर अपन इसके साथ लगा के देंगे तो संबंधित विभाग के जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं आएगी। अभी एक जैसे भाषा आए थे, उन्होंने कहा मुझे पेंशन नहीं मिलती है, मेरी उम्र 60 वर्ष हो गई है, लेकिन उनके कागज में क्या 2 तरह की जन्म तिथि डली हुई। एक आधार कार्ड में वो 60 वर्ष के पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसमें 58 वर्ष हो रही है, और वोटर कार्ड में वो 60 वर्ष से ऊपर पार कर गए। अगर कोई भी व्यक्ति उनको केवाईसी करेगा तो उन दोनों दस्तावेजों में एक जैसी उम्र होना चाहिए, जो ये बताएगी कि ये व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक की उम्र पार कर चुका है। ऐसे कागजों की जब तक हम पूर्ति नहीं करेंगे ये लोग हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कागजों की पूर्ति करना हमारा काम है, और उसके लिए आज यहाँ आए, हम यहाँ बैठे हैं। अगर किसको किसी तरह की समस्या है, यहाँ कौन क्या मदद कर सकता है, सब आपकी मदद के लिए बैठे हैं। और साथियों, जैसे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, तो विकसित भारत के लिए हमने योजनाएं बताई। विकसित बनाने के लिए कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए, इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 वर्षों से निःशुल्क अन्न दे रहे हैं। 1 रुपया भी किसी अनाज का नहीं ले रहे हैं। पहले माननीय शिवराज सिंह जी 1 रुपया किलो गेहूं चावल का लेते थे, मोदी जी ने वो 1 रुपया लेना भी बंद कर दिया, बोला निःशुल्क दे रहे हैं। हम आपको 5 लाख रुपए तक का भारत सरकार आयुष्मान कार्ड योजना के तहत, अगर कोई गरीब बीमार होता है तो बड़े से बड़े अस्पताल में जाता है तो 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उसका निःशुल्क इलाज किया जाता है। आपको करना क्या है, केवल आयुष्मान कार्ड बनवाना है। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बहनें, हमारे ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक आप लोगों के पास अनेकों शिविर लगा करके, अनेकों बार अनाउंस करा के, डोंडी पिटवा के आप सब लोगों से निवेदन किया कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। लेकिन अभी भी हमारे बीच में कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है। जब कई हमारे पास आते हैं लोग, किसी के घर में मरीज गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, जब वो इंदौर चला जाता है और वहाँ अस्पताल वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो हम आपका फ्री में इलाज करेंगे, लेकिन वहाँ इंदौर से फोन आता है कि साहब आयुष्मान कार्ड बनवाओ। आयुष्मान कार्ड नहीं बना। भाई क्यों नहीं बना? हमारे जब घर बैठे लोग बनाने के लिए आए हैं तो हम ऐसे छोटे छोटे काम क्यों नहीं करवाते? और इसी जागरूकता को लाने के लिए, इन्हीं शासकीय योजनाओं की जानकारी आपको देने के लिए आज हम यहाँ आपके बीच में आए। साथियों, हमारे देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए। ये जो पीढ़ी यहाँ बैठी है, हमने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। हमने ऐसा परिवर्तन देखा है कि हमें छापेड़ा जाने के लिए कोई सड़क, कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं था। भरी बरसात में हमारे यहाँ कभी किसी माता बहन को डिलीवरी की समस्या आती थी तो खटिया पर कंधे पे बिठा के हम छापेड़ा ले जाते थे। या गांव में यहाँ दाई प्रसव कराती थी। जब गांव में दाई माँ प्रसव कराती थी तो कई बार माताओं की मृत्यु हो जाती थी, कई बार छोटे छोटे बच्चों की जन्म के समय मृत्यु हो जाती, क्योंकि उनका संक्रमण जो होता था हम उसको रोक नहीं पाते थे। आज हमने देखा है हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। पहले हमको छोटे छोटे पैसे की जरूरत पड़ती थी, हम साहूकारों के सामने हाथ फैलाते थे, साहूकारों के हमारी गहने गिरवी रखते थे, साहूकारों के हम जमीन गिरवी रखते थे। अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार सपना देखा था कि गरीबों को, किसानों को अगर साहूकारों के कर्ज से मुक्ति दिलाना है तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई। आज जितने भी किसान यहाँ बैठे हैं सभी के लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं। हमें जब पैसे की जरूरत पड़ती है सिर्फ बैंक में जाते हैं और जितने रुपए चाहिए निकाल के हम ला सकते हैं। तो ये सपना देखा था माननीय अटल बिहारी जी ने, तो उससे आज हम सारे लोग सुखी हैं, समृद्ध। जो मैंने अभी बताया था कि हमारी माता बहनें डिलीवरी के लिए घर पे परेशान होती थी, इलाज के पैसे नहीं मिलते थे। मध्य प्रदेश सरकार की योजना जननी सुरक्षा योजना, एक फोन लगाते हैं आपके घर पे एम्बुलेंस आती है और भाई को अस्पताल में बिठा के ले जाती है, डिलीवरी भी करवाती है। डिलीवरी कराने के बाद अभी आज की तारीख में 16,000 रुपये नगद भी देती है और वापस 3 दिन के बाद सुरक्षित छोड़ने घर आती है। और साथियों, कई गांव वाले हम लोगों के पास आते हैं कि साहब डिलीवरी हो गई, बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है, डॉक्टर साहब से कह दो आज ही छुट्टी कर दे, हम तो घर पे जाएंगे। घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं।
लेकिन हम 3 दिन तक अस्पताल वाले उसकी छुट्टी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अस्पताल वालों को ये भरोसा हो जाना चाहिए कि 3 दिन तक इस बच्चे को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। 3 दिन तक इस माता को यहाँ स्वस्थ पूरी तरह से ठीक है। जब उनको यकीन हो जाता है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है, तो उसके बाद 3 दिन के लिए हम 3 दिन बाद घर भेजते हैं। आप सब लोगों को इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आज साथियों, पहले हम लोग कई पीढ़ियां गुजर जाती थी। हम लोग कच्चे मकान में रहते थे, घास फूस के मकान में रहते थे। हम सपने देखते थे कि क्या कभी भी हम पक्का मकान बना पाएंगे, क्या कभी हम भी पक्के मकान के नीचे रहेंगे। समृद्धिशाली लोग, सेठ साहूकार लोग, बड़े बड़े किसान तो बना लेते थे, लेकिन गरीबों का सपना सपना रह जाता था। कई पीढ़ियां झोंपड़ी में रहते रहते मर गई, कई पीढ़ियां जन्म लेती थी, मर जाती, लेकिन पक्का मकान नहीं बना पाते थे। जब हमारे बीच का आदमी, हमारे जैसा मजदूर गरीब किसान का बेटा जब ऊपर जाकर सत्ता में बैठता है, तो उसे हमारे दर्द का एहसास होता है कि जो नीचे गरीब व्यक्ति बैठा है उसका दर्द क्या है, उसकी तकलीफ क्या है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जैसे, हमारे बीच के गरीब एक मजदूर के चाय बेचने वाले के बेटे जब आज प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने हमारे दर्द का एहसास हुआ। उन्होंने संकल्प लिया था कि 2024 तक पूरे भारत में एक भी व्यक्ति को कच्चे मकान में नहीं रहने दूंगा, प्रत्येक व्यक्ति के सर पे छत होगी। और साथियों, आज अपन ने देख रहे हैं कि करोड़ों मकान एक साथ पूरे देश में। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम देखते हैं, हमारा गांव देखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति पूरे देश को देख रहा है। आज अगर भाटखेड़ा की बात करें तो भाटखेड़ा में मेरे ख्याल से कम से कम 400 से 500 प्रधानमंत्री आवास पक्के बने। एक प्रधानमंत्री आवास के 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 500 अगर कोई पढ़ा लिखा है तो जोड़ना, 500 में 1.5 लाख का कितना खर्च होता है? 7.5 करोड़ एक गांव में भाटखेड़ा में दिए हैं। तो ऐसे कितने करोड़ गांव पूरे देश में, कितने लाख पूरे देश में गांव में साथियों, उनकी सबकी चिंता वो कर रहा है। माता बहनें गांव में परेशान रहती थी, उनको 10-10, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, 100 रुपए के लिए पति की तरफ देखना पड़ता था, परिवार की तरफ देखना पड़ता था, और उनको 150 रुपए नहीं मिल पाते थे। हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी ने चिंता करी कि मेरी बहनें बहुत दुखी है, मेरी बहनें किसके पास जाए, तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों पे विचार करके और लाडली बहना योजना चालू करी। और आज हर बहन के खाते में हर महीने की 10 तारीख को 1250 रुपये आ रहे हैं, तो वो उसकी पॉकेट मनी की तरह काम में लेती है। कभी किसी बहन को दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। मातृशक्ति को कैसे समृद्धिशाली बनाया जाए, मातृशक्ति का स्वाभिमान कैसे बढ़ा जाए, उनके आत्मसम्मान को कैसे बढ़ोतरी की जाए, ये अगर चिंता करी है तो माननीय मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने करी है। मोदी जी ने एक एक व्यक्ति के, एक एक वर्ग की चिंता करी है। हम भी गांव में रहते हैं, आप भी गांव में रहते हैं। हम देखते थे बचपन में हमारे घर का झाड़ू निकाल के माता बहनें बाजार में फेंक देती थी। होटल के का दुकानदार सारे कचरे को रोड पे फेंक देता था। किराना का व्यापारी सारे पुष्टे कागज रोड पे फेंक देता था। हम जिधर देखते थे उधर गंदगी गंदगी होती थी। आज देखो, स्वच्छता के प्रति माननीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया और उन्होंने एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत कैसे हो सकता है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसमें उन्होंने खुद झाड़ू हाथ में ली और झाड़ू हाथ में लेके ये संदेश दिया कि अगर हम चाहें, सरकार के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, हम चाहें तो हमारे गांव को स्वच्छ कर सकते हैं, हमारे शहर को स्वच्छ कर सकते हैं और हमारे देश को स्वच्छ कर सकते हैं। और साथियों, आज हम सब देखते हैं, हम बाजार में भी जाते हैं, जब चाय पीते हैं तो चाय का गिलास खाली, हम आसपास जगह देखते हैं कि अगर कहीं डस्टबिन है तो मैं उसमें डालूं। अगर कहीं डस्टबिन नहीं दिखती है तो डर के एक कोने में उसे फेंकना पड़ता है। ऐसा लगता है कि कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा है। अपराध बोध होता है जब कोई व्यक्ति कचरा सड़क पे फेंकता है। तो ये जागरूकता किसने पैदा करी? माननीय मोदी जी ने। कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा है कि एक संदेश देने से हमारा भारत स्वच्छ होगा। आज हमारे बगल का शहर है इंदौर, जो 6 बार पूरे भारतवर्ष में सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया है। दुनिया में कितने शहर है, कितने गांव है, लेकिन इंदौर, वहाँ इंदौर के नगर पालिका वाले कर्मचारी बोलते हैं, वहाँ के कलेक्टर महोदय बोलते हैं कि ये स्वच्छ इस इंदौर को हमने नहीं बनाया, इस इंदौर को स्वच्छ बनाया इस इंदौर की जनता ने। क्योंकि अगर इंदौर की जनता चाहे तो नगर प्रशासन, नगर के कर्मचारी कब तक साफ रखेंगे। लेकिन साथियों, वही संकल्प हम लोगों को भी लेना है। जब हम गांव में जाते थे तो गांव के प्रत्येक गोए पे इतनी गंदगी रहती थी कि हमें नाक भौं सिकोड़ के गांव में घुसना पड़ता था। गांव से निकलते टाइम गंदगी में से निकल के जाना पड़ता था। माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया था स्वच्छ भारत के तहत,
कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। हमारी माता बहनों की अपनी मर्यादाएं रहती है, माता बहनों की अपनी इज्जत रहती है, और हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन एक घर में शौचालय के अभाव में हर हमारी माता बहनों को हम बाहर जंगल में भेज देते हैं गंदगी करने के लिए। जाओ, उनको कितना शर्मिंदा होना पड़ता होगा, उनको कितनी शर्म महसूस करनी पड़ती होगी, उसकी कल्पना वही कर सकती है, आपको अनुभव इस चीज का नहीं होगा। और अगर इस चीज की चिंता करिए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करिए कि मेरी माता बहनें कोई घर के बाहर अपनी इज्जत के लिए शर्मिंदी ना हो, उसके लिए घर में शौचालय बनाना पड़ेगा। एक एक गांव में, एक एक घर में माननीय मोदी जी की योजना में हमने शौचालय बनवाया। लेकिन मेरा एक निवेदन है साथी, अभी भी हम कई लोग केवल उस शौचालय को इसलिए बनवाते हैं कि पंचायत से मुझे 15,000 20,000 कैसे मिल जाए। एक शौचालय का स्ट्रक्चर खड़ा करके और उसमें कुछ लोग अभी भी कंडे जमा देते हैं, उसमें बर्तन जमा देते हैं, उसमें घास फूस भर देते हैं। लेकिन इस चीज पे हमें विचार करना पड़ेगा। दो फायदे हैं साथियों से, अगर हम शौचालय को चालू करते हैं, हमारी घर की मर्यादा भी हमारे घर में रहती है, हमारी माँ बहन को भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है, गांव के बाहर गंदगी नहीं फैलती है। जो गांव के बाहर गंदगी रहती है, हम तो सोच लेते हैं कि गंदगी से हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे मवेशी, हमारे व्यक्ति जो जूते में गंदगी लेके हमारे घर में जाते हैं, उसमें अनेक तरह की संक्रामक बीमारियों के कीटाणु हम हमारे घर में आमंत्रित करते हैं, तरह तरह की बीमारियां होती है। आज स्वच्छता का कितना परिणाम है, ये डॉक्टर साहब ये देख रहे हैं, भाटखेड़ा में ऐसी महामारियां फैलती थी कि यहाँ कैंप लगाने पड़ते थे, एक हफ्ता के, 15 दिन के, 10 दिन के। जैसे ही बरसात हुई, डायरिया हो गया, उल्टी दस्त हो गया, हैजा हो गया, लोगों को तरह तरह की चमड़ी की बीमारियां फैल गई। वो सारी बीमारियां कहाँ गई? उस सारी बीमारियों को किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं किया। इन बीमारियों से बचे हैं तो आज हमारी स्वच्छता की वजह से बचे हैं कि हमने गांव के बाहर की गंदगी खत्म कर दी। आज हम स्वच्छ रहने लग गए। गांव में पहले नालियां नहीं थी, घर के बाहर गंदगी भरी रहती थी, और आज हमने घर के सामने नालियां बनाई। अगर हम नालियों को साफ रखेंगे और बाजार हमारा सूखा रहेगा तो हमारे घर में गंदगी नहीं जाएगी, जिससे हम अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हमें भारत को समृद्ध बनाना है तो स्वच्छता भी रखना पड़ेगी, स्वस्थ भी रहना पड़ेगा। आर्थिक रूप से समृद्धशाली तभी होंगे जब हमारी खेती किसानी की मेहनत का पैसा हम अस्पताल में देने से बचेंगे, हम कोर्ट कचहरी में जाने से बचेंगे। छोटी छोटी चीजों पे हम लोग विवाद कर लेते हैं। 1 रुपये के नुकसान से बचने के लिए हम 1 लाख का नुकसान कर देते हैं। कई बार हम लोग करते हैं कि ये 100 रुपये का नुकसान फलाने व्यक्ति ने किया है, इसका तो मैं सिर फोड़ दूंगा, भले 1 लाख लग जाए। साथियों, वो जो 1 लाख हम लगाने की बात करते हैं, वो किसका पैसा है? हमारा पैसा है, हमारी खेती का पैसा है, हमारी मजदूरी का पैसा है। इन छोटी छोटी चीजों से बचेंगे तो हम समृद्धशाली बनेंगे। आज दुनिया में कई देश ऐसे उदाहरण बने हैं, वहां जाके तुम देखोगे तो यकीन नहीं होता है कि ये भी देश है जहाँ से लोग रहते हैं। यहाँ बगल में हमारे पास में अभी आपने सुना होगा इजराइल का हमास का युद्ध चल रहा था। साथियों, इजराइल एक ऐसा देश है, वहाँ पे हर व्यक्ति सैनिक है। उस देश की रक्षा के लिए हर व्यक्ति खेती करता है, लेकिन वो सेना की तरह काम करना भी जानता है। दुकानदारी करता है, लेकिन दुकानदार के साथ एक सैनिक की तरह भी काम करता है। कोई उसके देश के बारे में गलत नहीं बोल सकता, कोई उसके देश का नुकसान नहीं कर सकता, कोई उसके देश की तरफ उंगली नहीं उठा सकता। उस देश में कहीं गंदगी नहीं मिलेगी, उस देश में कहीं बीमारियां नहीं मिलेगी, उस देश के अस्पताल खाली पड़े। यात्रा पे जाते हैं, एक बार मैं यात्रा पे गया था वहाँ देखने, तो वहाँ के अस्पतालों में हमें जाके दिखाया कि यहाँ बीमार नहीं होते लोग, क्योंकि गंदगी नहीं है, पूरा देश स्वच्छ रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी अनेक बातें हैं जिससे अगर हम हमारे मन में संकल्प लें, जैसे अभी हमने लिया संकल्प, तो इस संकल्प पे अमल भी करना है। इसमें एक था कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो गुलामी की मानसिकता दिमाग में नहीं रखना, हम सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसे, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मानसिकता समाप्त करने के लिए हमारे कार्य को प्रमुखता नहीं दें। एक व्यक्ति गांव का सरपंच है, वो कार्य करने में हमसे आगे है, इसलिए वो हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। गांव का एक कोई व्यक्ति भले किसी पद पे नहीं है, लेकिन वो हमारे समाज में सबसे अच्छा कार्य कर रहा है, तो हमारे लिए श्रेष्ठ है। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक इन बातों को हम हमारे मस्तिष्क में नहीं उतारेंगे, हम हमारे देश को समृद्धशाली नहीं बना पाएंगे, हमारे देश को विकसित नहीं बना पाएंगे। विकसित बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सारी चीजों को गौण करना पड़ेगा। हमें हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए गायत्री परिवार के
वो हरिद्वार में शांति कुंज का एक नारा है, बचपन में सुना था, आज भी याद। आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो भारत विकसित तब होगा जब हम विकसित होंगे, तो भारत विकसित होगा। तो साथियों, हमें विकसित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सब चीजों पे ध्यान देके और हमें आगे के काम करना है। बातें बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों को इतनी बात करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। मैं सरपंच महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ, आपने जितनी भी बातें की, मैं माननीय विधायक महोदय के सामने भी ये सब बातें रखूंगा और माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को भी हम इन बातों से अवगत कराएंगे। जिन जिन के आवेदन यहाँ मिले हैं, उन आवेदनों को जो पंचायत स्तर के माननीय सचिव महोदय मंत्री जी को मैं देके जा रहा हूँ। ये सचिव महोदय आपसे संपर्क करेंगे, इनको क्या क्या कागज की जरूरत पड़े वो कागज आप इनको देना। एक कागज पटवारी जी से संबंधित है, वो पटवारी महोदय को दे रहा हूँ। वो तहसीलदार मैडम से चर्चा करके और उनका कैसे समाधान हो सकता है। एक भैंस का करंट लगने से मौत हो गई है, हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं मैडम, वो अपन इनकी संभवतः मदद करेंगे। और आप बरखेड़ा बोझा पंचायत का है वो, और आप सब लोग यहाँ आए, आप लोग जो भी शासकीय योजना का लाभ ले चुके हैं, आप आपके पड़ोसी से जो इस योजना से वंचित है और वो पात्र है, तो घर पे जाकर मुझको बताएं कि आज भाटखेड़ा में हमारे यहाँ विकास यात्रा आई थी, ये विकसित भारत की, उसमें उन योजनाओं के बारे में बताया है। अगर आप भी इसके पात्र हैं और लेना चाहते हैं तो आप भी उसका लाभ लें। जैसे ये यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कैंप लगा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो लाडली बहनें हैं, जितनी लाडली बहनों को पैसा मिल रहा है, उनका पंजीयन हो चुका है, वो गैस कनेक्शन लेना चाहे तो वो यहाँ गैस कनेक्शन के लिए आवेदन दें। उसके बाद में चीज प्रधानमंत्री आवास से छूट गए हैं, आवास प्लस की एक सूची माननीय मंत्री जी ने सब तैयार की है। उसके अलावा भी और कोई छूटा हुआ है तो उनको आवेदन देकर उनको भी नाम जुड़वा सकते हैं। संभव